के बाद में अपन स्टार्ट कर लेंगे। एक्चुअली अभी अपने 9 कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं, तो मोर देन 50 जुड़ने के बाद वी कैन स्टार्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Within 10 or 5 minutes we can start the meeting or this session. So all of you, I'm requesting you, then you can switch off your mic. Last 15 minutes this session will finish up to 2.15 minutes. Welcome, good afternoon all of you. Within 2 minutes or 1 minute, our guest DIG Kishan Sahab will join as soon as possible. I am requesting again and again, please switch off your mic and video. Some technical problem is there. If as soon as possible our guest will join, then we can start the meeting. Welcome all of you, good afternoon. If you have any question, then you can write in the chat box also. Devendra, good afternoon. Anupam, good afternoon, beta. Within 5 minutes or 1 minute, we can start this session. This session is complete, finished. Nearly about 1 hour and 15 minutes. Within 2 minutes or 1 minute, some technical problem is there. Our guest will be joined as soon as possible. Again, I am requesting you, please switch off your mic and video also. 1 hour, our guest, Mr. Kishan Sahab, IPS, will explain
each and everything. Welcome, sir. We can start the meeting. Kishan Sai, he is a IPS officer in Rajasthan cadre. He did his BTech BE in the year 1985 to 89 in the branch of Electronics and Communication Engineering. That time, the name of institute was MREC, Malviya Regional Engineering College. Now, sir has a post as a Deputy Inspector General of Police, CID, Crime Branch, Jaipur. Welcome, sir. Welcome, Kishan Sai ji. Now, I'm hand over the mic to the DIG Kishan Sai ji. Welcome, sir. जी सर. सर आपका माइक ऑफ हो रहा है किशन साय जी. डीआईजी किशन साय जी. हाँ सर, आपका माइक ऑफ हो रहा है सर. आपकी आवाज नहीं आ रही है. नीचे जो क्रॉस आ रहा है उसको अनम्यूट करो. सर आपकी योर वॉइस इज नॉट कमिंग किशन साय जी. सर आप सुन पा रहे हो तो हाथ खड़ा करें. वीडियो में सुन पा रहे हैं तो आपकी सर जो ऑडियो है वो हम सुन नहीं पा रहे हैं. तो आपका जो नीचे रेड कलर में आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है, उसको जी सर आप बोलो. अच्छा, सभी को नमस्ते. वेलकम सर. गुड आफ्टरनून सर. myself Dr. Shivam Meena, Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, MNIT Jaipur. Welcome sir. अभी एक बार सभी को मैं परिचय दे देता हूँ. मेरा नाम किशन सहाय. मैं अभी पुलिस में डीआईजी हूँ. अभी सीआईडीसी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर मेरी पोस्टिंग है. मैं उस समय की एमआरईसी से 89 पास आउट हुआ था. उसके बाद में ईएस में सिलेक्शन हुआ. मैं उसमें नहीं गया था. फिर मेरा क्या है कि आरपीएस में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में आईपीएस में आ गया. और मेरा आईएएस में भी इंडियन पोस्टल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था उस समय पर. मैं उसमें भी नहीं गया था तो इसमें आ गया. यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में डीआईजी के पद पर सीआईडीसी. तो चूंकि अब ये एमएनआईटी नाम हो गया, पहले एमआरसी था, तो लगाव तो उतना ही रहता है. जिस इंस्टीट्यूशन से अपन पास आउट होते हैं तो वहाँ जो भी बाद में आते हैं वो एक जो छोटे भाई की तरह होते हैं. ज्यादा छोटे हो गए तब आप लोगों के लिए तब और मतलब कॉलेज के तो फेलो है ही हैं. तो इसमें इन्होंने आप लोगों ने दो बातें कही है. एक तो कैरियर के लिए और एक यूथ डेवलपमेंट के लिए. तो कैरियर के लिए तो अब आप सबको पता है कि भाई जिस तरह से सरकारी नौकरियों में काफी कमी आ रही है और प्राइवेटाइजेशन का ज्यादा बढ़ रहा है. लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग बाग है जो सरकारी नौकरी में ज्यादा रुचि रखते हैं. उनका हक भी बनता है रखने का. उसमें क्या होता है वो सरकार में एक तरह से भागीदारी हो. प्राइवेट में आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो पर सरकार में मतलब सरकारी संसाधनों में उतनी भागीदारी नहीं हो पाती. तो सरकारी मतलब उसमें भागीदारी निभाने के लिए प्रशासन में लोग सरकारी महकमे में आना पसंद करते हैं. तो ये गलत भी कुछ नहीं है, ये सही भी है. वहाँ अपन अपनी क्षमता से एक छोटे से क्षेत्र में प्रभावित करते हैं. यहाँ सरकार में मिल करके थोड़े बड़े जगह पे प्रभावित कर सकते हैं. अपनी सलाह है जो सीएम तक भी पहुंचा सकते हैं. अपनी बातों को प्रधानमंत्री तक भी जा सकते हैं. तो सरकारी महकमे का ये फायदा है कि आप अपनी चीजों को मतलब प्रशासन भागीदारी करके ज्यादा पहुंचा सकते हैं. तो आप लोग अगर काफी ट्राई कर रहे होंगे. अभी चूंकि कोरोना आ गया तभी एग्जाम वगैरह भी काफी थोड़ी डिले हो गई सारी की सारी. तो
आप तैयारी करो तो अभी जो भी एग्जाम आएगी उसमें आप ये मान लेना कि भाई और मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि सभी लोगों को 3-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो लोग वो पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी बढ़ जाएगी, और इसलिए उनका मतलब जी सर, कंटिन्यूस रखो। Yes, KL, some technical problem is there. Sorry, your voice is not coming. सर आप दोबारा लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। No problem. Some technical problem is from our guest, DIG Kishan Sai ji. As soon as possible, he can join. So all of you here, patience. Please switch off your video. Again, I'm requesting all of you. You can switch off your video or audio also. Last 15 minutes. You can use. Kishan Sai ji, some technical problem is there. Sir will join as soon as possible. Due to some technical mistake, uh, I'm trying to join again. Sir will join again within 1 minute or less than 1 minute. So keep patience, please. I'm requesting all of you, keep patience. I already told you, Kishan Sai is a IPS officer. Now he is holding the post Deputy Inspector General of Police, CID, Crime Branch, Jaipur, Rajasthan. Some technical problem is there from our guest side. So please, all of you, keep patience.
Yes, sir. Welcome, sir. Sir, again welcome. किशन साय जी, सर आपका माइक प्रॉब्लम है। आपका माइक को पहले की तरह ऑन करो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। योर वॉइस इज नॉट। अब आ रही जी है? सर, प्लीज कंटिन्यू। जी सर। हाँ, अब शुरू करो। जी सर। पहले वाला सुना कि नहीं सुना? हाँ सुना है सर, पूरा प्रॉपर सुना है। वो बीच में ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्बेंस हो गया था। जी सर, ठीक। प्लीज सर। तो जो अपने जो देश में, मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि 1905 में भी ये आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और आज भी 2020 में वही आंदोलन चल रहा है, स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो हमको बहुत सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ लैकिंग कर गए। 70 साल तो आजादी को हो गए, 70 साल से ज्यादा तो, और उससे भी ज्यादा और पहले से आंदोलन चल रहा था स्वदेशी का, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत का जो साइंस टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, विज्ञान का सिलेबस है, वो वर्ल्ड लेवल का है। मतलब जो अमेरिका में है, जो इंग्लैंड में है, जो फ्रांस में है, जो रूस सर में है, एक जो मिनट, जापान में। सर एक मिनट, मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप व्हाट्सएप पे और जहां भी आपके लिंक है उनको आप सर्कुलेट करते रहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सर के जो गाइडेंस है, सर का जो मोटिवेशन स्पीच है, उसको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसका उपयोग ले सकें। तो सभी से निवेदन है कि आप इसको व्हाट्सएप पे कहीं भी आप इसको लिंक को शेयर कर सकते हो। जी सर, प्लीज सर। मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद नई बातें होंगी, क्योंकि ये बातें बड़े बड़े नेताओं को और अधिकारियों को पता नहीं है। इसलिए मैं सभी से चाहता हूँ कि इन बातों को, और आप अगर गहराई से सुनोगे पाओगे, तो ये बातें हैं जो समाधान है भारत के। अगर भारत कहाँ पिछड़ गया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं समझ पाए, मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पाए, हम इतने क्यों पिछड़े। हर देश का प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति चाहता है हमारा देश सबसे आगे जाए, लेकिन जा क्यों नहीं रहा। जो हालत 1905 में कह रहे थे, वही हालत 2020 में भी, वही स्वदेशी अपना और विदेशी चीजों का बहिष्कार। तो जो मेन चीज मैं बता रहा था कि अपना सिलेबस है जो साइंस टेक्नोलॉजी का है, ह्यूमैनिटीज का है, वो वर्ल्ड लेवल का है, लेकिन अपन फिर भी पिछड़ रहे हैं। अपना यहाँ से लड़का बीटेक करने के बाद में एमटेक करने अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, अपने यहाँ से लड़के डॉक्टर बनने के लिए चीन जा रहे हैं, और बेलारूस जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ पढ़ के आ रहे हैं। तो सिलेबस एक जैसा है तभी जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी साइंस टेक्नोलॉजी में क्यों पिछड़े। उसका कारण क्या है कि अपना जो एटीट्यूड है यहाँ पे, यहाँ का अपना ईश्वरवादी एटीट्यूड है, मतलब धार्मिक एटीट्यूड है, साइंटिफिक एटीट्यूड की कमी। जो अपने बेसिक कमी है अपने देश में लोगों के, वो साइंटिफिक एटीट्यूड की कमी है। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि कॉज इफेक्ट थ्योरी पर विश्वास। एक तो कहते हैं साहब सारी चीज ईश्वर ने बना दी, तो आपकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है, फिर आप ज्यादा सोच नहीं पाते हो। जो कोई पहले बता देता उतनी चीज तो सोच लेते हो, लेकिन एक्स्ट्रा चीज सोच नहीं पाते हो। तो अपना जो बेसिक जो लैकिंग कर रहे हैं अपन साइंटिफिक एटीट्यूड में लैक कर। चीन का मैं आपको तुलना बता देता हूँ। चीन में सर्वे हुआ था तो 90% लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनको साइंटिफिक एटीट्यूड जम रहा है। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है कि कोई भी घटना होती है, प्राकृतिक घटना, नेचुरल, उसका पीछे कोई कोई कॉज होता है। ये तो हो गया। और जो ईश्वरवादी सोच वाले क्या कहेंगे, भाई उसके पीछे कोई भगवान की मर्जी है। तो जो ईश्वरवादी दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत है। ये दोनों आग पानी की तरह हैं। इससे जिज्ञासा प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। जब जिज्ञासा प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी तो अपना दिमाग आगे सोच नहीं पाएगा। वो जो अपन को बताया जाता है उसके इधर इधर उधर नहीं सोचेगा, और उससे आगे भी नहीं सोचेगा। तो जो भारत वाले जो लैक कर रहे हैं वो साइंटिफिक एटीट्यूड की कमी है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने भी काफी जोर दिया था साइंटिफिक एटीट्यूड पे, लेकिन वो उस समय लोग बाग नहीं उसको। और भी और भी देते रहे, तो अपना जो बेसिक जो कहीं अपने पिछड़ रहे हैं उसका कारण क्या, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी परवरिश सबकी अपने एक जैसी हो रही है। तो अपन वो धार्मिक एटीट्यूड के हैं, तो सभी ईश्वरवादी दृष्टिकोण के हो गए, इसलिए अपन इसमें पिछड़ रहे हैं और पिछड़े ही रहेंगे। जब तक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा देश में, अपनी सोच उसके बाहर जाएगी नहीं। अपने एक लिमिटेड दायरे में सोचेंगे, जैसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक होता है, वो दायरे से बाहर नहीं जाता, ऐसे अपनी सोच का भी दायरा बढ़ जाता है। उसी तरह सोच के दायरे की वजह से भारत वाले ज्यादा सोच नहीं पा रहे। अपना सिलेबस एक जैसा होने के बावजूद भी अपन उन चीजों पर नहीं जा पा रहे जो अपन को जाना चाहिए। अपने ह्यूमन रिसोर्सेज खूब ज्यादा है और मतलब सब कुछ है, लेकिन हम रिसर्च नहीं कर पा रहे।
ऐसा नहीं है तो 70-75 साल तो अपन को आज़ादी को भी हो गए। तो ये जो कमी है, बेसिकली कमी अपने क्या साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। आपने पढ़ा भी होगा कि अपने जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें भी साइंटिफिक टेम्पर का दे रखा है, ज्ञानार्जन का दे रखा है। उसमें ज्ञानार्जन का मतलब और मतलब ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो। उसका मतलब है कि सिर्फ मतलब लिमिटेड दायरे में मत सोचो, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उस सबको अपन को लेना चाहिए। तो जो बेसिक कमी अपने साइंटिफिक एटीट्यूड की जरूरत है देश में, और एक जरूरत है मोरलिटी की। अपन को धार्मिकता की जरूरत नहीं है, मतलब रिलीजियस होने की जरूरत नहीं है। मोरलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, इन दो चीजों को अगर भारत में अपना लेंगे तो अपन सबसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। जो बेसिक कमी अपनी ये है कि अपन उन चीजों को नहीं अपना पा रहे, नहीं उसका महत्व समझ रहे। अपन जो कर रहे हैं, अपन ज्यादा काम तो वो कर रहे हैं धार्मिकता वाले, और अपन फिर इसलिए अपन साइंस टेक्नोलॉजी में प्रगति नहीं कर पा रहे। तो जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो क्या जड़ है साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की, जो इमारत खड़ी होगी उसका बेस है वो साइंटिफिक एटीट्यूड है। या मान लो कोई बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे उसकी जड़ तो होनी चाहिए। जड़ तो साइंस टेक्नोलॉजी मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड है। जब साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होगा तो वो सोच नहीं पाता। कल परसों में पढ़ रहा था, आइंस्टीन ने भी कहा था कि भारत वाले 15 मिनट से पहले 15 मिनट बाद में सोच नहीं पाते पीछे इसका क्या होगा। तो ये लोगों में मतलब ये उसका है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सब जैसे सभी जीवों में आत्मा होती है और मरने के बाद में निकल जाती है। ये तो सबने सुन रखा है। और कहते हैं सर अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ। मैं आपकी सोच को देखकर तय कर लेना खुद ही। और अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ, एक आदमी मरने वाला था तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट गया, उसकी आत्मा निकल के चली गई। ये करीब करीब सबने सुना होगा, हालांकि अपने सिलेबस की किताबों में नहीं आता, साइंस किताबों में नहीं आता। लेकिन अब मैं आप लोगों से कहता हूँ इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पे कर लेना। तो सभी क्या सोचेंगे सर हमको कौन देगा आदमी इस तरह से। तो चूंकि सभी जीवों में आत्मा होती है तो कहते हो, तो आप ऐसा करो, कोई मक्खी ले सकते हो, कोई मच्छर ले सकते हो, कोई चींटा ले सकते हो, कोई झींगर ले सकते हो, उसको कोई शीशी बंद करके देख लो। लेकिन हमारा दिमाग नहीं जाएगा, हम कोई कहेगा सोचेंगे हमको आदमी कौन देगा। तो चूंकि हम अगल बगल में सोच नहीं पाते, उसका अल्टरनेट नहीं सोच पाते। जो धार्मिक सोच के लोग होते हैं उनके दिमाग में अल्टरनेट नहीं आ पाते। वो जो बातें बताई गई वहां तक ही सीमित रखते हैं, जहां उसको छोड़ दिया उससे आगे ज्यादा नहीं जा पाता, अगल बगल में भी नहीं सोच पाता। तो जो देश में जो कमी है उस एटीट्यूड की कमी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, जिससे हमारे पढ़े लिखे लोग आ गए हैं उतने ही मतलब एजुकेटेड हैं जितने अमेरिका में इंग्लैंड में, लेकिन दृष्टिकोण का फर्क है, सोच का फर्क है, तो आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए हमने मतलब अपने देश को भाई क्या समाधान होना चाहिए। समस्या तो सभी जानते हैं भाई, देश मतलब अपना देश पिछड़ रहा है, समस्या है। चीन ने भी अपने जवानों को मार दिया, बहुत बुरा लगा भाई हमारे जवान इस तरह से मारे गए। बदले लेने की बहुत की इच्छा होती है, लेकिन देखते भी हमारी क्षमता कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो वो सब कुछ देख के सरकार निर्णय लेगी भी सही। पर जो मैं कह रहा हूँ भाई अपने इस देश में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तो उनमें क्या समाधान होना चाहिए। क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं देश की, तो जो हिस्ट्री में अपन देखते हैं हम बहुत लगातार हजारों साल तक गुलाम रहे। हम पहले ईरान ने गुलाम बनाए, फिर कोई यूनानियों ने बनाया, फिर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, जो भी आए, फिर उसके बाद में अरब वाले आए, फिर तुर्क आए, फिर उसके बाद में मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। तो हम इतने गुलाम क्यों रहे, ये बात मतलब अपने को सोचने की जरूरत है। इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमको 1-2 लाख आदमी ला के गुलाम बना लिया। हमारी संख्या 10-15-20 करोड़ हुआ करती उस समय। तो कहीं न कहीं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कमजोरी है, कहीं कमी है, तो हम अभी भी नहीं बढ़ पाए जब भी अपने इतने गुलाम रहे। उसका समाधान क्या होना चाहिए, तो मैंने थिंकिंग करके निकाला कि भाई एक मानवतावादी समाज की एक विचारधारा हमने बनाई। मानवतावादी समाज, मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा है। उसके तहत है अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। हमारा अगर ऐसा समाज होगा तब जा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं जातियों का अपन को परीक्षण होगा, 3-4 हजार साल से जातियों में अपन बटे हुए, कोई जीत नहीं पा रहे। इन धर्मों को भी मानते हुए अपन को 3-4 हजार साल हो गए, कोई इनसे फर्क नहीं पड़ा। तो ये जातियों खत्म करते, धीरे धीरे खत्म करना है, धर्मों को खत्म करना है। अब इनको खत्म कैसे करना है,
अगर इनका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि जाति धर्म है ये एक तरह से इनके प्रचार प्रसार बहुत करते हैं लोग। इनका अगर प्रचार प्रसार बंद कर दो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नाम के साथ सरनेम लगाना बंद कर दीजिए, जो जातिगत कटाक्ष है एक दूसरी जाति के प्रति बोलते हैं उनको बंद कर दीजिए। ऐसी कोई मजाक अपन को नहीं करनी चाहिए जो किसी को चुभने वाली हो, क्योंकि अगर वे देख लो अपन भी आपको इस तरह कोई करेगा तो अपन को बुरा लगेगा। तो इस तरह का समाज हो। नस्ल भेद क्यों है? भाई भौगोलिक कारणों से नस्लें बनी हुई, आदमी की जहाँ गोरे सर्दी है वहाँ के लोग गोरे हैं, जगह में वहाँ के लोग काले पड़ गए। तो नस्ल भेद की भी कोई जरूरत नहीं है, नस्लें तो रहेंगी लेकिन नस्ल भेद की जरूरत नहीं है। और अंधविश्वास मुक्त का अपन ने इसमें लिखा था। अंधविश्वास क्या है? तो ये विचारधारा कहते हुए जितनी भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, जिन, कच्चे कलवे, डाकण, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, शुभ अशुभ, पवित्र पवित्र, डाकण वगैरह जितने काल्पनिक बातें हैं वो सबकी सभी अंधविश्वास है। ये परिकल्पनाएं दी थी, कोई फ्री में कोई सही भी नहीं निकला, लेकिन अभी भी लोग उन परिकल्पनाओं को सही मानकर उनमें समय खराब कर रहे हैं, संसाधन खराब कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है उनकी वजह साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं बन रहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है काल्पनिक बात। ये कार्य कारण सिद्धांत के खिलाफ है। वे सब कुछ ईश्वर ने कर दिया तो फिर जानने की ज्यादा जिज्ञासा खत्म होती है। तो ये इसमें चीज है। इसमें एक शब्द है साहसी। अपने लोग क्या डरपोक कमजोर हैं, बचपन से बच्चों को डरपोक कमजोर बनाया जाता तो वो नए प्रयोग नहीं कर पाता। इसलिए अपन कहते हैं साहसी बनाओ। सच बोलने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। और मतलब जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आपको साहस की जरूरत पड़ती है। बिना साहस के आप कुछ भी कर नहीं पाते। शिक्षा स्वास्थ्य का सबको महत्व पता है। एक शब्द है इसमें उच्च नैतिक मूल्य। अपन कहते हैं उच्च नैतिकता से मतलब है जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा दूसरों से करना उच्च नैतिकता में आता है। इसमें कोई मतलब ये अपन पर रख के देखो, जो एम्पैथी शब्द है कि जैसा उसकी जगह मैं होता तो कैसा महसूस करता। इसको जैसे आप कहीं भी मान लीजिए बाद में आपके नौकरी लगेगी या और दो कोई काम करोगे तो किसी की समस्या हो तो उसको अपनी जगह रख के देख लेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगी। तो उच्च नैतिकता से कोई ज्यादा वैसे नहीं है कि जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार करता है। ऐसा अगर हमारा समाज बन जाए जाति धर्म को खत्म करके साइंटिफिक एटीट्यूड वाला, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो जो वर्तमान समाज चल रहा है ये 3-4 हजार साल से चल रहा है। इनसे अगर हासिल होना होता तो हो भी जाता। इन चीजों का परीक्षण हो चुका, हजारों साल से परीक्षण हो रहा है और अब वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, अब आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो इसलिए वापस बहुत ड्रास्टिक चेंज की अपन को जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं आप देश आत्मनिर्भर बने, आप लोगों भी चाहते हो। जैसे आप निकलोगे यहाँ से कॉलेज से और अगर आपको बेरोजगार घूमना पड़े तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए। पर चूंकि हमारे रोजगार तो बाहर जा रहे हैं, हमारे लिए राफेल विमान फ्रांस बना रहा है, हमारा S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस बना रहा है, हमारी भारी तोपें दक्षिण कोरिया बना रहा है, हमारी हल्की तोपें यूएस बना रहा है, हमारे बराक मिसाइल ये क्या इजराइल बना रहा है, हमारे स्मार्ट बम इजराइल बना रहा है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन बना रहा है। तो हमारे रोजगार तो बाहर जा रहे हैं। तो हमारे रोजगार कब आ सकते हैं? जब हम साइंस टेक में उन्नति करें, तब जा करके यहाँ का जो चीजें क्वालिटी की बनेंगी और सस्ती बनेंगी तो हम अपने आत्मनिर्भर तो होंगे, दूसरे देशों को भेजने में सफल होंगे। तो चूंकि चीन का भारत का उदाहरण कह लेते हैं, चीन की जनसंख्या 140 करोड़ है, भारत के 130-135 करोड़ है, लेकिन चीन में 90% लोग ईश्वर को नहीं मानते और भारत में 99-95% लोग ईश्वरवादी हैं। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड के खिलाफ है, वो साइंटिफिक एटीट्यूड के पक्ष में, इसलिए चीन आगे निकलता जा रहा है। तो इसलिए जब तक अपने देश की जो मुख्य समस्या है उसका आप लोग यंग हो, आप लोग उसका समाधान कर सकते हो, क्योंकि पुरानी चीजों से हम कुछ हासिल नहीं कर पाए और कर भी नहीं रहे। तो इसलिए नई चीज लानी पड़ेगी। आप लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति बनोगे, जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचोगे तो अपन सारे एक ही हैं। क्योंकि जिस देश में मतलब अगर समानता समाज में नहीं होगी तो उसमें अपना कोई असंतुष्ट भाई विभीषण बन जाएगा, और जब असंतुष्ट भाई विभीषण बनेगा तो अपन खुद ही आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे, दूसरे का उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो मैं तो ज्यादा जोर देता हूँ, मैं इसकी जैसे मेरा इसमें बैनर में दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, मानवतावादी विश्व समाज का ये एक नई विचारधारा कह सकते हो। क्योंकि ये पहले की जो विचारधाराएं हैं, ईसाई है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन है, ये भी विचारधाराएं हैं, लेकिन उनको मुझे लगा कि वो विचारधारा संपूर्ण नहीं है। आगे चल के मानव समाज को, मानव सभ्यता को इस पर आना पड़ेगा,
क्योंकि उनको परीक्षण हो गया, वो एक तरह से जो धर्म है ये विश्व स्तर के गुट है। और जब तक ये गुट रहेंगे, पूरा वर्ल्ड बटा ही रहेगा, सबको खत्म करना है, तब अपने एक हो सकते हैं। और यही तरीका है, और तरीके से भारत का भला नहीं हो रहा, और जब अपन विश्व में लीडर बने तब अपन दूसरी दुनिया का भला कर सकते हैं। लेकिन हमको सुधार तो खुद को, मतलब जब उसके लिए जो जरूरी चीजें वो करनी पड़ेगी। और आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ सकते हैं कि इसमें कोई फैसिलिटी है क्या शिवम? हाँ सर, है। मैं सोच रहा था सर, अपने जो बने 1 घंटे 15 मिनट का टाइम रखा है, तो थोड़ा 15-20 मिनट आवाज कर लो, फिर लास्ट का आधा घंटा बचेगा उसको डिस्कशन में ले लेंगे सर। कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड भी बताओ सर, कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो बच्चे किस फील्ड में जाना थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे, यदि अभी घर पे हैं तो वो किस तरीके से तैयारी करें। जी सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया, किशन साय जी, आपका माइक ऑफ हो गया फिर से सर, इसको ऑन करें। जी सर। अब ठीक है? हाँ अब बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, कंटिन्यूस करो सर। हाँ हाँ, जो देखो कैरियर का सवाल है, तो अब आईएएस है, आईएएस सर है, अभी हमारे आरएस साथ है, ना, जी सर, अभी हमारे साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। जी सर, एक कॉमन जो है अपना आरपीएससी और यूपीएससी रिलेटेड भी आप गाइड कर सकते हो सर, प्लीज सर। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। तो भाई जिस बच्चे को जो इंटरेस्ट है, जैसे मान लो यूपीएससी में 2 है, आईएएस भी है, सिविल आईसीएस भी है। अब ये डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ कि आपकी बी में, बीटेक में जो भी आपकी परसेंटेज रही है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। असल में जो अब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उसमें फर्क पड़ता है। भाई जैसे सर मान यहाँ तक लीजिए कि शायद मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि 10th 12th की भी परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता। सही है, सही है। हालांकि उससे थोड़ा फायदा ही मिल जाता है, वो चीज़ अपने बेहतर पढ़ी होती तो उस समय वो याद रह जाती है, तो जीके में वो काम आ जाती है, तो उसका आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता। भाई आपको बाद में वापस एनसीईआरटी की या 12th साइंस की किताब पढ़ने में वो पहले से ध्यान देता है, फायदा मिलता है उससे। लेकिन वो परसेंटेज का कुछ नहीं है। ऐसे लोग बाग हैं जो मेरिट में भी आ जाते हैं, बाद में जाकर के अगर यहाँ जाकर सफल नहीं पाते। तो एक जो चीज़ मैं आपको लड़कों को बताऊंगा, इस समय क्या होता है कि एक तो अपना करियर का टर्निंग पॉइंट होता है, दूसरा अपन जवानी की दहलीज पे होते हैं। इस समय हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्शन भी होता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा अपन को कंप्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है। जो 1-2 साल के लिए जो बच्चे मतलब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ज़्यादा इधर नहीं जा पाते, थोड़ा अपने माइंड पे इस पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं, फिर वो जीवन भर फायदे मजे में रहते हैं। और जो बच्चे इस समय, क्योंकि अट्रैक्शन तो होगा, वो सबके नेचुरल चीज़ है, इसमें किसी का गलत भी नहीं है। और जो बच्चे थोड़ा अपना काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं साथ साथ के, तो उनका फिर उनको फायदा मिलता है, फिर जीवन भर के लिए ठीक रहता है। तो यह खुद को ही तय करना है कि भाई वर्तमान आज की स्थिति में मुझे क्या करना है। अगर मान लो आज थोड़ा मजे लेना है तो बाद में तो आज त्याग करोगे तो अगले सालों में, पिछले जीवन भर के लिए फायदा मिलेगा। तो अब ये तय खुद को ही करना होता है, क्योंकि मैंने बता दिया हार्मोन लेवल ज़्यादा होता है इस उम्र में। आप 20-22 साल की उम्र में होंगे तो ये खुली चीज़ है, ये सबके साथ है, लेकिन इसको कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता। लेकिन मैं इसकी चर्चा आपको कर देता हूँ कि आपका हार्मोन लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए आप उस हार्मोन लेवल को, अगर आपका थोड़ा अपने ध्यान को सही जगह रखा, 1-2 साल के लिए त्याग कर लिया, तो आप जीवन भर के लिए अच्छा मतलब जीवन गुजार। और अभी आप थोड़े उसमें डाइवर्ट हो गए, तो ये क्या होता है, अपन 2-3 बार साल कंपटीशन देते हैं, तब अपना जुनून कम हो जाता है। हालांकि कई कई 5-6 चांस में लोग बार पास होते हैं, 8वें साल में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो संभावना घट जाती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पहले, दूसरे, तीसरे चांस में बहुत ज़्यादा होती है। पहले दूसरे में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय पहले वाले की थोड़ी कमी पूर्ति कर लेता है। तो इसलिए अपने जैसे MNAT की तो अच्छी साख है, सभी लोग बाग मतलब इसका IIT के बाद में नाम रहा है। हमारे टाइम पे भी इसकी अच्छी थी, तो जो यहाँ से लड़के IAS वगैरह में पहुंच जाते हैं, IAS IPS में जाते हैं, IRS वगैरह में जाते हैं। आजकल हमारे टाइम से थोड़ा बहुत कुछ लोग बाग ज़्यादा तो नहीं देते, RPSC भी देने लगे। अब RPSC में भी जैसे मान लो प्रशासनिक सेवाएं हैं, टेक्निकल भी मतलब AN वगैरह की डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है।
हर बार तो नहीं निकलते होंगे, बीच में निकलते। तो चूंकि अपने एक चीज और है, अपने ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गाँव के बच्चे होते हैं, तो कहीं उनको नौकरी का ही ज्यादा रहता है, वो मतलब बिजनेस वगैरह का उनके इतने समझ नहीं आ पाते, क्योंकि जिनके घर में पहले से बिजनेस होता है वो तो समझ जाते हैं। लेकिन नौकरी कैसा है भाई, खुद के फर्क पर डिपेंड करता है, इसमें दूसरे से ज्यादा डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर नौकरी ऐसा का भी लिए है अपना कि बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे है कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन का भी पता नहीं होता कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे भी आती है। जब मैं MNIT 2012 में मैंने ज्वाइन किया था, तो ये देखा गया था कि जो रूरल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है वो इंतजार करते हैं कि हमारे घर पे कोई स्पीड पोस्ट से कोई लेटर आएगा कॉलेज ज्वाइन करने का या कोई काउंसलिंग का। मैं विश्वास दिला दूं सर, ईच एंड एवरी ईयर ये तो मेरी नॉलेज है कि 2-3 स्टूडेंट उस काउंसलिंग को मिस कर देते हैं। यदि काउंसलिंग करवा ली तो फर्दर जो प्रोसेसिंग है उसको मिस कर देते हैं। तो ग्रामीण का बिल्कुल जानकारी के लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा जी सर। आजकल तो देखो ऑनलाइन का है, आपके पास मैसेज वगैरह आ जाते हैं, मतलब SMS वगैरह आ जाता था। अब वो थोड़ी उसकी शायद समस्या घटी होगी पहले से डाक जी वगैरह पर, तो वो तो अब कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़के तैयारी भी जयपुर में या दिल्ली में रह के कर रहे हैं, गाँव में से रह के कोई तैयारी भी नहीं करते। मेरे हिसाब से MNIT का बच्चा कोई गाँव से शायद ही तैयारी करता हो, तो रहते थे। लेकिन इसमें जो चीज है, एक तो है महत्वाकांक्षी बनना। जो बच्चे महत्वाकांक्षी होते हैं मैं तो बड़ा करूंगा, तो फिर वो उसी तरह का प्रयास भी करता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि थोड़ा महत्वाकांक्षी बनो, मतलब अपने थोड़ा दिन इन टाइप बनने से कोई फायदा नहीं होता। तो महत्वाकांक्षी बनो। ये मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को सब कुछ आता है। देखो हर इंसान को कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। तो बाई चांस किस फील्ड में जाना है, किस एरिया में जाना है, तो उसको पूछ के जाए। अपन देख लो सर, जयपुर से यदि हमको महुआ जाना है या आगरा जाना है, तो सपोज करो हमको रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन हम पूछ पूछ के तो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। एक जो मैं कंपटीशन के लिए एक चीज और सलाह दूंगा, कोई अगर लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो वो एक मतलब 3-4-5 का मतलब टीम के हिसाब से रहे। कभी कभी मतलब ज्यादातर ये जो IAS वगैरह बनना टीम वर्क होता है, मतलब 3-4 लड़के तैयारी करते हैं, उसमें बढ़िया हो जाती है। किसी को कोई चीज ज्यादा आती है, किसी को कोई चीज ज्यादा आती है, और वो डिस्कस भी करते हैं। तो टीम वर्क वगैरह एक कल में आप तैयारी करोगे, आपको मतलब एक तो पूरा 2-3-4 घंटे में बोर हो जाता है। और टीम में मतलब अगल बगल में पढ़ रहे हैं, भाई ये इधर पढ़ रहा है, इधर पढ़ रहा है, PG हॉस्टल होता है उस तरह का, उसमें आदमी ज्यादा पढ़ सकता है। बिल्कुल सर, एक इन्होंने तो मैं ये रिसेंटली अभी जैसे बीटेक किया हुआ है, कुछ बच्चों ने कर चुके हैं, तो उनको भी पता है कि हम फाइनल ईयर में 3 to 4 स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। तो इनको पता है कि हम चारों ग्रुप मेंबर हैं, हम ग्रुप में हैं, तो टीम वर्क है, तो उसको इजीली कर सकते हैं। सपोज करो एक्स को आ रही है, बाई को नहीं आ रही, तो बाई एक्स को एक्सप्लेन कर सकता है, आपस में एक दूसरे का वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है जी सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कंपटीशन है इसको टीम वर्क के रूप में लेकर अपन करते हैं ना, तो सभी लड़कों को फायदा मिलता है, पूरी टीम को भी फायदा मिलता है। क्योंकि इसको इंडिविजुअल आप करोगे, कमरा लेके अकेले रहोगे, तो आप काफी पढ़ते हो, फिर भी बहुत सारी चीज चुप हो जाती है, अकेले के निकलने में बड़ा जोर आता है। और जो टीम वर्क में रहते हैं उनको न तो बोरियत होती पढ़ने में, न ज्यादा जोर आता, खूब तो 10-12-15 घंटे पढ़ भी लेते हैं रोजाना। तो इसको एक तो ले लें। एक मैंने बताया था भाई, थोड़ा जवानी का जोश रहता है, उसको थोड़ा काबू कर लें। और एक जो सबसे एक चीज और कहूंगा जी सर। एक चीज और कहूंगा जी सर। अपने क्या होता है, आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? है जी सर। जी सर कंटिन्यू। आ रही है? जी सर। एक क्या है कि अपने जब बच्चे कॉलेज कर लेते हैं तो घर वालों का थोड़ा दबाव आ जाता है। सर आवाज थोड़ी आपकी डिस्टर्ब कर रही है। जी सर। आ रही है? जी सर आ रही अपने है। क्या होता है, जैसे आपने कॉलेज की डिग्री करी और घर वाले क्या कहते हैं, अरे भाई कुछ छोटी मोटी पकड़ लो, कुछ उनको जॉब ले लो। तो जिन बच्चों को UPSC वगैरह देनी होती है उनको इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल तो आप बिल्कुल ही मतलब रूम लेकर के तैयारी करो, तब जाके फायदा मिलेगा। अगर अपन क्या मतलब तुरंत छोटे मोटे जॉब पकड़ लेते हैं तो फिर क्या इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो अपन को क्या, कई बार लड़के सेंसिटिव होते हैं, उनके घर वाले जैसे पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं यार तेरा इतने दिन से खर्चा दे रहे हैं और अब जाके तू कुछ पहले छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, फिर बड़ी देख लेना। तो जिनको पहले जैसे जिन्होंने बड़ा सोच रखा भाई मैं तो UPSC दूंगा, तो उनको फिर इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सेंसिटिव भी नहीं रहना चाहिए, घर वालों से कह देना चाहिए भाई तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने आप कर लूंगा। तो इस तरह की चीज़ों में जैसे आप जैसे लोग बागों को अगर ऐसा बच्चा हो अगर जिसको भाई आर्थिक रूप से ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं MNIT के पहले वालों का, और ऐसे बच्चों की मदद भी कर सकते हो।
जो आर्थिक रूप से कमजोर है, घर वालों का दबाव है, तो और वो बड़ा करना चाहता है, यूपीएससी वगैरह देना चाहता है, आरपीएससी देना चाहता है, और वो टाइम बैठ करके देना चाहता है, तो उनको क्या है, थोड़ा खर्चे के लिए 4-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से अपने कर सकते हैं। सारे MNIT के जो हैं, जो भी पुराने भी हैं, इसका एक ग्रुप वगैरह बना के अपने ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, वो नए लड़कों को फायदा मिल सकता है उससे। क्योंकि सबके घर थोड़ा आर्थिक तंगी कईयों का रहती है, फिर घर वाले उसे दबाव बनाते हैं, बच्चा सेंसिटिव होता है, वो फिर उस दबाव को झेल नहीं पाता, उसमें हीन भावना जाती है। कईयों का क्या, गांव में जाएगा तो गांव वाले दूसरे उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई तू तो नौकरी नहीं लगा, ऐसा कई बार कहते हैं उससे। तो उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, चाहे फेसबुक ग्रुप बना लो, और ऐसे लड़कों की सहायता के लिए कर लो, तो ये अपने लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सर एक थोड़ा सा ये था कि आपने राजस्थान के कम से कम 3 से स्कूल से ज्यादा विजिट किए हुए हैं, तो एक कॉलेज में और एक स्कूल में क्या डिफरेंस देखने को मिला सर? यार आवाज कम आ रही है आपकी। अब आ रही है? ठीक आ रही है सर? थोड़ा सा जोर से, हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था, आपने राजस्थान के कम से कम 300 स्कूल से ज्यादा विजिट किए हुए हैं, तो एक स्कूल में और कॉलेज में आपको क्या डिफरेंस लगा सर? हाँ हाँ सही है। मैं अब MNIT में भी एक बार मैंने मीटिंग ली थी, एक मानवतावादी समाज की विचारधारा की। मैं 800-900 स्कूलों में मीटिंग ले चुका, और मैं उनसे सवाल जवाब टाइप करता हूँ, तो सबके सब बच्चे इसमें सहमत होते हैं कि भाई हमारे देश को ऐसी समाज की जरूरत है, ऐसी सोच की जरूरत है, क्योंकि जो चला आ रहा है हजारों साल से, उससे अपन बढ़े नहीं आगे। तो ये नई चीज तो है, पर ये सही चीज भी है, और हम बदलाव नहीं करेंगे पुरानी चीजों को, मतलब जिन जो चीजें अपने परीक्षण हो चुका जिन चीजों का, उन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे, उनसे मात खाते रहेंगे, तो कोई मतलब हासिल नहीं होगा। फिर अपन सीखे भी कुछ नहीं, मतलब अपन को इतिहास से सबक लेना चाहिए, तो वो भी नहीं सीखे। तो मैं 800-900 स्कूलों में गया, वहाँ सब जाति धर्म के लोगों के मतलब बच्चे भी मिले, और प्योर गाँव में मिले, लेकिन सब जगह एक जैसा ही रेस्पॉन्स था कि भाई ऐसा ही समाज और ऐसी सोच की हमको बहुत जरूरत है, और ये सब चीज प्रचार प्रसार से होगा, आपस में समझ विकसित करने से होगा, नहीं तो पुरानी चीजें तो चली रही हैं, उनसे तो कुछ होगा। तो स्कूल के बच्चों में बहुत जोश रहता है। कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जैसे अभी अपने भी लड़के हैं, तो उनमें थोड़ा सा ईगो डेवलप हो जाता है, तो वो सीखने का प्रयास नहीं करते, उनके दिमाग में ऐसा रहता है ना, हम तो कुछ जान गए, मतलब इसने भी तय करिए, मैंने भी कर लिया, तब इसमें अलग क्या है। इसमें अलग तो वो तो नॉलेज तो उनको ज्यादा होती है, उस समय करंट पड़ा होता है, लेकिन जो अलग होता है वो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। जैसे जिन चीजों को हम ये मानते हैं ये बिल्कुल सही है, आगे चल के पता लगे तो कोई काम की चीज नहीं है। और जिन अंधविश्वासों के बारे में हम ये सोचते हैं यार ये तो सब कुछ है, जब बाद के जीवन में जब पता लगता है कि यार तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या, हालांकि अपन पढ़ते हैं सभी देशों के बारे में, लेकिन नौकरी करने के बाद आदमी को ज्यादा टाइम मिलता है, तो दूसरे देशों के बारे में काफी स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है लोगों का। जो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, उनको इतना ज्यादा दूसरे देशों के बारे में, दूसरे समाजों के बारे में इतना नहीं होता, क्योंकि वो कंसंट्रेट भी रहते हैं, अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा लगाव रहता है, उनको रखना भी चाहिए। तो जो असली फर्क आता है वो अनुभव का आता है। तो जो विश्व में अपन अलग अलग देशों को स्टडी करते हैं, इस देश ये क्यों देश आगे बढ़ रहा है, ये क्यों पिछड़ रहा है, इसमें क्या कारण है, तो आप भी देख लोगे कि जो देश धार्मिकता पे चिपके हुए हैं, जो ईश्वरवादी देश है, वो साइंस टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहे हैं, और जिन देशों में साइंटिफिक एटीट्यूड का ज्यादा है, जो ईश्वरवाद को छोड़ करके धार्मिकता को छोड़ के बढ़ रहे हैं, उन्हीं में ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। सर धार्मिकता पे तो ये है कि एक दो साल आज पहले खबर आई थी, 9 देश ऐसे हैं जिनमें धर्म खत्म होने के कगार पर आ गया, उनमें लोगों ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तो वो देश साइंस टेक में आ गए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, फिनलैंड। तो ऐसे देश में अब ये अपन उनको खुद भी समझ सकते हैं भाई ये देश जैसे अरब कंट्रीज है, ये साइंस टेक्नोलॉजी पिछड़ रहे हैं, क्योंकि ये बस ईश्वर अल्लाह पे बिल्कुल चिपक गए। भारत में भी मतलब 2011 की जनगणना थी, इसमें 33,000 लोग बाग ऐसे थे जो ईश्वर को नहीं मानते, अन्यथा 1 लाख सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक आपके सर आपकी आवाज नहीं आ रही। DIG किशन साय जी, सर आपकी आवाज नहीं, हम सुन नहीं पा रहे।
आई थिंक सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप दोबारा। जी सर, आप दोबारा डिस्कनेक्ट होके सर दोबारा कनेक्ट हो। Within 1 minute or less than 1 minute, our guest will rejoin. So please keep patience. अभी सर तुरंत जुड़ने वाले हैं। अनुपम जी, अभी आपका माइक ऑफ करो बेटा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, सबसे बात करने का मौका दूंगा, तो प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। अनुपम, अनुपम प्लीज, अनुपम शर्मा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक जी। थैंक यू सो मच अनुपम। Due to some technical reason, sir will join within less than 1 minute. Please have patience. अभी तब तक सर जुड़ते हैं, तब तक मैं आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। इस ईयर 2020 में केमिकल डिपार्टमेंट से फर्स्ट रैंक आई हुई है गेट में। तो आप भी जब भी आपको टाइम मिलता है, अभी आपका जो टाइम है घर पे जो टाइम चल रहा है वो बिल्कुल 9th 10th 11th 12th में जैसे आप पढ़ते थे उस हिसाब से टाइम चल रहा है। तो इस टाइम का आप सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हर चीज आपकी शॉम पे या एनपीटीईएल पे सारे डाउनलोडेड लेक्चर हैं, आप घर बैठ के टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजों से जुड़ सकते हो। उन और इस जो ये जो समय चल रहा है, कोविड का जो समय चल रहा है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सको। तो इस अभी रिसेंटली जो भी आपकी आईईएस की एग्जामिनेशन होती है या यूपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन होती है, तो डेफिनेटली ये चीज तो मैं बता देता हूँ आपको कि सिलेक्शन तो होता ही है, मेहनत करने वाले को कभी कमी नहीं होती। लेकिन मेहनत में मजा तभी है जब आपका रिसेंटली फाइनल ईयर की डिग्री के साथ में आपका सिलेक्शन हो। एक बोलते हैं ना, गरम गरम खाने और ठंडे खाने में क्या अंतर है, तो यही सबसे बड़ा अंतर है कि आपका जब बीटेक फाइनल ईयर, जैसे सपोज करो आप 2020 में पास आउट हो रहे हो, तो 2020 के एंड में आपका जॉब होना चाहिए। घर वालों को भी अच्छा लगता है जब अपन 3 साल 4 साल तक अपन जॉब नहीं करते, तो पड़ोसी अपने ज्यादा मजे लेते हैं। अरे आपका बेटा जयपुर गया था, एमएनआईटी से डिग्री किया था, क्या हुआ उसका। तो आप उन चीजों को सोचो, आपके माँ बाप का एफर्ट सोचो कि आपका माँ बाप आपको खुद भूखे रह के आपको जो सुविधा चाहिए उन सुविधाओं को आपको मुहैया करा रहे हैं, आपको उपलब्ध करा रहे हैं। मैं एक बार सर से बात करके आपको दोबारा रिजॉइन करता हूँ। वेट। अभी मेरी सर से बात हुई है, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स में सर विल ज्वाइन। अभी उनका ऑफिस से कोई पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर से कोई फोन आ गया था, तो सर अभी थोड़े से बिजी हैं। मैं आपको बता रहा था कि मेरा तो सजेशन ये है, मैं ज्यादा टाइम मैंने अभी स्पेंड नहीं किया जॉब में। अभी मेरे को नियरली अबाउट 8 to 9 ईयर्स हुए हैं। आज से 8 साल पहले और 9 साल पहले मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था। जी सर। सर
तो मैं आपको बता रहा था अभी सर, अभी जोड़ रहे हैं विद इन 2 मिनट में। तो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना है, जो अपना 24 आवर का ईच एंड एवरी आवर्स डिवाइडेड इन मिनट्स और सेकंड्स, तो जितनी भी मिनट और सेकंड आवर्स है 24 आवर है, उनको आप डिवाइड करो। आपको मस्ती करनी है तो मस्ती का एक टाइम फिक्स करो, आपको टीवी देखनी है तो टीवी देखने का टाइम फिक्स करो। आज की डेट में सोशल मीडिया जो है वो आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। जितने भी हम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उन चीजों से भी आप अवॉइड करो। जितना आप अवॉइड करोगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं कितना टाइम सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ, कितना टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आप टाइम का एनालिसिस करो, उसको सब डिवाइड करो कि कब खाना है, कब सोना है। और अभी तो आपका अच्छा है कि घर पे बैठे बैठे आपको खाना मिल रहा है, सारी चीज सुविधाएं मिल रही है। और आपका जो अभी टाइम चल रहा है बिल्कुल 9 से 12 का टाइम चल रहा है कि माँ बाप आपके साथ है, वो आपको सुबह जब भी जगा देते हैं, बेटा पढ़ नहीं रहा, बेटा पढ़ाई कर, ये कर वो कर, तो अभी उनके गाइडेंस में हो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि एक तो टाइम मैनेजमेंट, आज हम समय की कद्र करेंगे तो समय हमारी कद्र करेगा। तो हमको बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट है इसका बिल्कुल अच्छे से उपयोग करना है कि हमारा एक भी सेकंड, एक भी मिनट और एक भी घंटे बेकार नहीं जाए। आप देखो, आपका आज का बीता हुआ 1 सेकंड और 1 मिनट कभी वापस नहीं आएगा। तो आप लोग समय का सदुपयोग करें, समय आपका सदुपयोग करेगा, आपको समय अच्छा बनाएगा। यदि आपने समय को अच्छा यूटिलाइजेशन किया, अच्छा अपने माँ बाप का कहना माना, आप सभी के जो माँ बाप है वो अपने बच्चे को खुद से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। और अभी मैं दोबारा एक बार सर से बात करता हूँ, अभी ज्वाइन हो गए, क्या दिक्कत आई है, एक बार दोबारा मैं सर से बात करता हूँ। सर आपका माइक दोबारा से ऑन करो, डीआईजी किशन साई जी। जी सर। हाँ, जी सर। अब आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। भाई सभी को नमस्ते वापस। चलो मैं अपने बैनर को और दिखा देता हूँ। जी सर। उल्टा तो नहीं पड़ रहा? नहीं सर, उल्टा नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सीधा है। आपका चेहरा हटा दो, केवल यही दिखाओ। बिल्कुल सर, अभी हमको दिख रहा है अंधविश्वास मुक्त। सर मेरे को दिखा दो, मैं बोलता जाऊंगा। मानवतावादी विश्व समाज, जी अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त। सर आप बोल दो, सही दिख नहीं पा रहा, आप उसको बोल के बता सकते हो सर। जो आपने बैनर पे लिखा हुआ है उसको बोल के बता सकते हो। जी सर। अगर जी सर। सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर। के भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड को इसी पे आना पड़ेगा। और जो नहीं आएगा, जो देश वगैरह नहीं आएगा, वो पिछड़ जाएगा बस। तो और भी कोई अगर अपने लड़के कोई सवाल पूछना चाहे, जी कोई सर, मैं बात। 1 बाय 1। अच्छा, मेरे मोबाइल नंबर लेना चाहे तो ले सकते हो। मेरे संबंधी कोई काम पड़े सर मैं जयपुर में एक तो याद मिनट कर इनकी सकते हो। 1 बाय 1 आपसे बात करवा देता हूँ। तो कोई पुलिस संबंधी काम पड़े तो मेरे को जी याद सर, कर मैं सकते 1 हो। बाय 1 आपसे बात करवा देता हूँ सर। फर्स्ट है अभिनय। अभिनय, बेटा आप सर से कुछ पूछना चाहोगे? अभिनय, अभिनय चिरंजी लाल। तो मैं मेरे नंबर बोल देता हूँ, 9460928737। जी। सेकंड है अभिषेक। अभिषेक बेटा कुछ बोलना चाहोगे? अभिषेक कुमार आपका। अनुपम। जी सर, अनुपम शर्मा कुछ 94 पूछ रहे 609 हैं। जी 28 अनुपम। 737। मेरे लायक कोई काम हो तो कभी भी याद कर सकते सर, हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है बेटा, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया था, फिर उसके बाद आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना क्यों चुना? जी सर। हाँ सर। अनुपम शर्मा का क्वेश्चन है सर कि आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है,
आप उस फील्ड में क्यों गए हो? जी सर। यार मेरे देखो बताऊं कि मैं जनता के लिए कुछ ज्यादा करना चाह रहा था, तो मेरे को जो रेलवे मिली थी मेरे दिमाग में ऐसा आया कि तो सीमित टाइप हो जाएगा, तो रेलवे ट्रैक के सारे सारे तेरा पूरा जीवन हो जाएगा। तो मेरा उस समय तो सही बताऊं मतलब आईएएस का ही था, यूपीएससी का था, और यूपीएससी मैंने दिया भी, उसमें इंडियन पोस्टल सर्विस में हुआ मैं। आईएएस आईपीएस में नहीं हुआ तो मैं उसमें नहीं गया, फिर इधर आरपीएससी भी साथ साथ दे ली, इधर हो गया, फिर इधर ही रह गया। हालांकि मेरा मकसद वो था, पर वो थोड़ा सीमित होने की वजह से मेरे ये था मैं जनता के लिए ज्यादा काम करूं, तो प्रशासनिक सेवा में जाकर के अपने वहां तो एक उसमें रह जाते हैं, एक ब्रांच तक ही सीमित रह जाते ये तो सर मैं आपका अच्छा हैं। और मेरे को फायदा मिला, मैं जनता के बीच में गया, पुलिस के रूप में मैंने काम किया जनता के बीच में, तो जनता को समझने का मौका मिला, अपन को वहाँ जनता का भला करने का मौका मिलता है, तो उसमें अपन काफी कुछ कर सकते हैं। हालांकि रेलवे में भी रह के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सीमित हो जाता, वहाँ मतलब जनता के बीच में नहीं जाता। नहीं सर, ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगी सर आपकी, कि आप दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, दूसरे के बारे में सोच रहे हो। आज की डेट में हम केवल हमारे बच्चों के लिए और हमारे खुद के बारे में सोचते हैं। तो जो आपने फील्ड के लिए बताया कि मैं दूसरों की सेवा करने के लिए फील्ड चुना है, तो बहुत ही अच्छा सुझाव है सर आपका, कि हम दूसरों के लिए भी सोचें। हाँ, मैं थोड़ा बचपन से डिफरेंट थिंकिंग का था, मतलब जैसे ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, महात्मा बुद्ध, ऐसे जो थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग का मैं था, भाई जनता का ज्यादा भला कैसे हो सकता है। आप व्यक्तिगत कर लो, फिर अपनी जाति के लिए कर लो, फिर अपने धर्म के लिए कर लो, अपने देश के लिए कर लो। तो ये विचारधारा एक ऐसी चीज है, इससे अपन सबका भला कर सकता है। जैसे मैं उदाहरण से कहता हूँ कि सऊदी अरब एक देश है, वहाँ पहले लोग बिल्कुल ऐसे थे जो कभी किसी का अधीन हो जाते, कभी रोमन साम्राज्य के, कभी ईरान के। फिर वो एक विचारधारा दी ईसा, उसने हजरत मोहम्मद ने, उसके आधार पर उनको माना, और वो मतलब यूनाइटेड हुए और हजारों साल तक सुपर पावर रहे, और भारत से लेकर के स्पेन तक शासन खड़ा किया। तो अगर अपने भारत वाले इस विचारधारा पर आ जाए, मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा पर, तो अपने इतने सारे दिमाग हैं, ये चल जाए तो फिर पूरे वर्ल्ड पे अपन मतलब किसी का नुकसान नहीं करें, पर वर्ल्ड को अच्छी दिशा दे सकते हैं। अभी तो अपन क्या सीमित सोचते हैं, अपने दिमाग पूरे उपयोग में नहीं आ रहे, तो लिमिटेड दायरा कर रखा अपन ने सब नहीं। तो इसको अपन खोलना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये नई चीज है, लेकिन इसको आप गूगल पे पढ़ो और इसको ढंग से देखोगे, तो इससे अपने सब चीज के मतलब अपना दायरा ही खुल जाता है। और एम्पैथी या मतलब मॉरलिटी है, उससे अपन दूसरों के साथ में अपने व्यवहार को समझ सकते हैं, दूसरा भी मुझसे यही उम्मीद कर रहा होगा। जैसे मैं पुलिस में हूँ, तो मेरे पास कोई भी आएगा आदमी, तो वो ये उम्मीद करेगा, मैं ये सोचता हूँ भाई मेरा भी किसी से काम पड़ता तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे पास आएगा तो मैं उसके लिए, कोई भी आएगा प्राइवेट आदमी आता है तब मैं चाय पानी के लिए पूछ लेता हूँ, उसको बिठा के बात करता हूँ। मैंने कभी किसी को खड़ा नहीं रखता, जैसे कोई मेरे कमरे में आएगा तो मैं किसी को खड़ा नहीं रखता। उससे क्या, आदमी का चाहे घर पर आओ, उसे थोड़ा सा मतलब उसका सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। उसकी जगह अपन रख के देखो, अपना किसी काम पड़ेगा, अपन किसी के पास जाए और वो अपन को ऐसे रखे तो अपन को बुरा लगता है। तो मेरे पास कभी भी, जैसे शिव मुझे तो जानते हैं, तो नैतिकता यही कहती है और कुछ नहीं है, जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते वैसे दूसरे से कर लो। हमको धार्मिकता की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए नैतिकता की जरूरत है, एक दूसरे की मदद की जरूरत है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट। इस तरह की जो प्रशासनिक सेवा में जाकर के अपने एक तरह सरकार में अपनी भागीदारी हो जाती है, तो अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अलावा जो उस मतलब वहां की उन क्षमताओं का उपयोग जनता के हित में कर सकता है। सर एक सवाल और था सर। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ग्वालियर में, जयपुर में भी सॉरी काफी आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग होगी, तो सर उनको तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट आईएएस ऑफिसर्स के बराबर ही मिलता है या फिर कुछ अंतर रहता है? सर सुना आपका क्वेश्चन अनुपम जी का? शिवम जी आप रिपीट कर देना जो सवाल है। जी जी। एक मिनट अनुपम, दोबारा रिपीट करो आपका क्वेश्चन को। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे जयपुर में भी काफी आईएएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग होगी, तो सर जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट आईपीएस ऑफिसर्स को मिलता है, वही क्या उन्हें भी प्रोवाइड किया जाता है जयपुर में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज? जी सर, ये बोल रहे हैं सर, जो आईपीएस और आईएएस का जो रेस्पेक्ट है, वो आईएएस के तुलना में अलग ट्रीट किया जाता है क्या? हाँ ये सही है, कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि
ईएस में क्या एक मतलब एक विभाग से संबंधित रह जाता है, उसका सबसे काम कम पड़ता है। ये तो क्या डिपेंड करता है भाई आप किस जॉब में हो। जैसे मान लो आप IRS इनकम टैक्स में हो, तो जो इनकम टैक्स पे करेंगे सब आपका रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप मान लीजिए उधर उसमें दूसरे वाले में हो, कस्टम हो, तो जो कस्टम का काम करेंगे वो आपका रेस्पेक्ट करेंगे। अब चूंकि पुलिस प्रशासन का सबसे ही काम पड़ता रहता है, इसलिए लोग करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उस पोस्ट के जो पद के जो पावर्स हैं या उनकी ड्यूटीज हैं, उसके हिसाब से लोग रेस्पॉन्स करते हैं, जनता उसी हिसाब से रेस्पॉन्स करते हैं। सर इनका एक क्वेश्चन ये है कि लेकिन जब इंजीनियर्स में खूब पॉपुलर होते हैं, जैसे PhD में है, PWD में है, मेरे खूब उनकी खूब पॉपुलरिटी है। कई टीचर्स भी अच्छे पॉपुलर है। तो वो डिपेंड करता है, जिसकी पर्सनैलिटी है, वो सही आदमी होगा, वो सभी जगह अपने जगह बनाता है, जनता उसको रेस्पेक्ट करती है। कई हमारे ऐसे थे सिपाही का भी खूब रेस्पेक्ट कर लेते हैं लोग, अगर सिपाही भी ठीक है तो अपने बीट वगैरह के। अभी एक आपने सुना होगा चूरू में एक CI ने सुसाइड तो कर लिया, लेकिन वो बहुत पॉपुलर था, IPS से भी IAS से भी ज्यादा पॉपुलर था वो अपने इलाके में। तो ये तो अपने वर्किंग से डिपेंड करता है। अगर अपन जनता का सही काम करते हैं, अपना व्यवहार में दोगलापन नहीं, मतलब करते करने में फर्क नहीं है, अपनी अच्छी नैतिकता से रहते हैं, सबका रेस्पेक्ट तो जनता करती है बस। लेकिन कुछ पद का भी फर्क रहता है कि भाई किसका किससे काम पड़ता है। तो कहते हैं ना, अगर मान लें कहीं रेलवे ट्रैक पे अपन जा रहे हैं, फाटक बंद है, तो वहां तो उसी का जो गेट मैन है उसी का रेस्पेक्ट होगा। तो जिसका जिससे काम पड़ता है उसका फर्क रहता है। लेकिन ये सही है कि भाई चूंकि IAS वगैरह मंत्रियों के नजदीक रहते हैं, उनके सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं, तो उनसे ज्यादा लोगों को काम पड़ता रहता है। पोस्टिंग भी, ट्रांसफर पोस्टिंग में वो मदद करते हैं, इसलिए लोग उनसे ज्यादा रेस्पेक्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन, अपना माइक ऑन करें और सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 by 1। मैं अनुराग त्यागी जी, हाँ अनुराग आपका माइक ऑन करें बेटा जी। अनुराग त्यागी, अनुराग त्यागी आपका माइक ऑफ है, म्यूट कर रखा है, तो ऑन करें। हेलो, नमस्ते सर। केएल पूछो बेटा। सर जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी को किस तरीके से मेंटेन की जाए? ये कंसिस्टेंसी रहती नहीं है कंटिन्यूअसली मैक्सिमम टाइम पर, हर 3-4-5 दिन के अंदर 2-3 दिन बाद में ब्रेक हो जाती है। ये सही है, सबके साथ अपन टाइम टेबल बनाते हैं, 2-4 दिन के बाद हो जाता है। तो उसका जो तरीका मैंने बताया, टीम वर्क से करो उसको। 3-4 लड़के मिलकर के, या तो पास रूम ले लो, या PG हॉस्टल में रह लो, या सुबह शाम मतलब 2-4 घंटे मिल लो। मतलब इसको जो टीम वर्क से लोगे तो इसमें बहुत फायदा मिलता है। सर जो टीम वर्क के अंदर जो डिफरेंट अलग मतलब कंपटीशन की भावना भी आती है, यार ये इतना पढ़ लिया, मेरे को पढ़ना है। हाँ केएल क्या पूछ रहे हैं, दोबारा रिपीट करो। अलग अलग तो फिर उसमें आप GK वगैरह में एक साथ हो सकते हो, तो अपनी टीम उस तरह से बना लो। सर जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं वो होते नहीं है, टेक्निकल के यहाँ जयपुर के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और बाकी सब नॉन SSC नॉन टेक्निकल की होते हैं, तो जो टीम वर्क बन ही नहीं पाता साथ वाले स्टूडेंट। नहीं बेटा देखो, इस चीज को तो मैं बता देता हूँ कि हाँ ये तो कह रहे हैं, सही कह रहे हो। कई दिल्ली से तैयारी कर रहे हैं, IAS वगैरह की दिल्ली से तैयारी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। करने को तो लाल कोठी वगैरह पे कोचिंग सेंटर है शायद, आगे उधर भी ले लिए होंगे। तो ये तो देखो खुद को ढूंढना है, इसमें तो दूसरा कोई लाके आपको देगा नहीं। बस तो खुद से मतलब जैसे आपको जो करना है, फिर उसमें खुद ही माहौल बनाओ, बार बार अपने आप को मोटिवेट करो। ये पर सही करो, अकेला आदमी 2-4 घंटे पढ़ते ही फिर तो थक जाएगा, सो जाएगा, वो नहीं कर पाता। तो इसलिए टीम वर्क की बात है। अब जैसे आप आर्ट साइड के साथ चले गए, तो अब आप तो ये प्रयास करो भाई, आर्ट्स में जहाँ GK में जो चीज है तो उनसे तो लेने का प्रयास करो, उनको अपनी तरफ से बताओ। तो मिल करके मतलब जुगाड़ भी हो जाएगा भाई, एक आर्ट्स का एक साइंस का, दोनों को मिलकर जुगाड़ हो सकता है, तो कई बार वो बेनिफिशियल हो सकता है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो टीम वर्क है वो तो खुद को ही ढूंढना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वो टीम बना के दे देगा। भाई टीम में जैसे टेक्निकल है तो टेक्निकल बंदों का सिलेक्शन करना। टेक्निकल में भी ये है सर, आपको अच्छे और बुरे दोनों कैंडिडेट मिलेंगे। एक अच्छा इंटेलिजेंट लड़का मिलेगा और एक पुअर है लेकिन वो और चीजों में अच्छा है, तो वो सिलेक्शन तो खुद कैंडिडेट को करना है कि मेरे को कौन से स्टूडेंट के साथ रहना है। ये भी है। अच्छा, ES की तैयारी कितने कर रहे हो आप लोग? ES की दे रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह की? हाँ सर, काफी बच्चे। मैं मेरी ES के बारे में आपको थोड़ा शेयर कर सकता हूँ। यस सर। मैं क्या, मेरा मतलब उस समय BE थी, तो BE मेरे ज्यादा परसेंटेज नहीं बनी थी, मेरे 67% बनी थी। अपने यहाँ उस समय 80 तक जाती थी। तो हमारे साथ में राजेश गर्ग जी थे, उनके 80% बनी थी, वो टॉपर थे।
फिर आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे जब हमारे ईएस की एग्जाम दी तो मेरा तो रैंक आई थी 46। उस समय 300 करीब वैकेंसी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मेरी रैंक तो आई थी 46 और उसकी आई थी 64। तो जो क्लास टॉपर था वो मेरे से पिछड़ गया था। मेरा यही कहना है कि परसेंटेज से कोई ज्यादा आप फर्क मत समझना कि जिसने साहब इसके 80 बन गई थी, मेरे तो 60 बनी। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको समझ के पढ़ रहे हो। जो चीज समझ के पढ़ी जाती है, मतलब वो अपने समझ आ जाती है, वो याद रहती है, रटी हुई चीज याद नहीं रहती। और एक आपको मैं क्या बताऊं, आप तो करते हो न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं, जो फंडामेंटल क्लियर होते हैं उसी से न्यूमेरिकल्स हो पाते हैं, नहीं हो नहीं पाते। सर इनको ये चीज भी तो शेयर न्यूमेरिकल को कर। अपन ज्यादा करते तो अपन क्लियर हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब जिसका परसेंटेज कम भी रह गई हो तो मैं कह सकता हूँ हमारा जो टॉपर था उसके 80% बनी थी, वो मेरे से मतलब पीछे रह गया। हालांकि वो खूब होशियार आदमी था, मेरिट में भी आया था, ऐसा कोई बात नहीं है, वो कमजोर था। लेकिन ये ऊंचा नीचा हो जाता है कंपटीशन में जाकर, कई बार ऊंचा नीचा हो जाता है। कई अपने जो लड़के लगे रहते हैं वो तो आईएएस बन जाते हैं, कई जल्दी जॉब पकड़ लेते हैं, वो छोटी जॉब में चले जाते हैं। नहीं सर, ये भी आप शेयर कर सकते हो सर, के शर्मा जी आपके बैचमेट हैं, वो लगातार हाँ, 3 बार उनका जो लगातार के शर्मा जी है सिलेक्शन था, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये मेरे साथ के हैं। मैं बताऊं आपको, हम इन्होंने भी आईएएस दिया और आरएस भी दिया था, इनका हुआ भी था आरएस में, ये गए नहीं थे उससे। पर इनका भी मैं अनुभव बता दूं, इनके 79% बनी थी, ये 3rd पोजीशन पे थे। मतलब हमारी क्लास में शायद 2nd पे राजीव गुप्ता जी थे, 3rd पे कमलेश थे, 10-5 नंबर का अंतर था। लेकिन गेट में मैं बताऊं, गेट में इनके 93 परसेंटाइल बनी थी, मेरे 95 बनी थी। तो मतलब के शर्मा का दिमाग खूब मतलब बहुत फर्टाइल है, चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है। लेकिन मैं इतना ही इसलिए कह रहा हूँ भाई, आप अपनी परसेंटेज से बहुत सारे लड़के हताश निराश और ज्यादा उसमें नहीं आने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन में आपको वापस तैयारी करनी पड़ती है। तो के जी मेरे से बिल्कुल साथ के, मैं मिलने भी आता रहता हूँ उनसे। नहीं सर, वो एक चीज मैं कह रहा था भाई, पुलिस में चूंकि मैं हूँ तो यहाँ पर कोई काम पड़ जाए, आपका छोटा मोटा स्टूडेंट का काम छोटा मोटा पड़ता है, सबको पुलिस लिखने वाला रोक लिया, तो मेरे नंबर ले सकते हो, मेरे को याद कर सकते हो। तो मैं बोल देता हूँ, अनुपम सर बोल दो। सर जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रिपरेशन एक साथ किया जाए, मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट ईयर के वो कर सकते हो यार, जैसे अभी टीना डाबी वगैरह ने किया था, तुमने कर लिए तो वो ज्यादा फायदे में भी रहे। अब नए नए अनुभव आ रहे हैं, पहले तो लोग बात सोचते पहले अपने बीटेक करो फिर देखना। अब ये जैसे टीना डाबी ने किया, कोई नए नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं, वो ज्यादा सफल हो रहे हैं। टीना डाबी ने मतलब बीए वगैरह कुछ किया था और उसके साथ साथ उसने किया, वो मतलब सफल भी रही थी। इसलिए ये भी ज्यादा ठीक चीज है, क्यों अपन बीटेक में फिर एक लिमिट से ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो वो जो बचा हुआ टाइम है उसको अपन जीके वगैरह में मतलब तैयारी में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल अर्पित, इसके लिए मैं बोलूंगा अनुपम कि है ना, आप अपनी जो स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यूस रखो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मिसमैच कर दो कि आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपने इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उसको छोड़ दिया, आप यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करने लगे, तब काम नहीं चलेगा। पहले आपको डिग्री का काम करना है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप अलग से तैयारी कर सकते हो। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अपना इलेक्ट्रिकल का ऑप्शनल होता है ना, एएस यूपीएससी आईएएस में अगर दें तो इलेक्ट्रिकल का ऑप्शनल भी होता है। तो इसके साथ साथ मतलब अपना मतलब बीटेक करते करते अगर हम उसे इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल को तैयार करें तो वो बिना कोचिंग के हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा उसका कोर्स है तो वो हमारे कोर्स से मैच नहीं करता। अच्छा अच्छा, मैं बताऊं, मैंने उस समय यूपीएससी में ईएस दिया था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से भी दिया था, इलेक्ट्रिकल से भी दिया था। मैंने दोनों सब्जेक्टों से पास भी किया था, दोनों से दिया था। उसमें एक पोर्शन में थोड़ा फर्क होता है, ज्यादा तो नहीं होता। नहीं सर, मैं ईएस की बात नहीं, होते हैं ना, तो हैवी सर मैं इलेक्ट्रिकल ईएस की बात होती है, हैवी इलेक्ट्रिकल उसको कर सकते सर मैं ईएस की बात नहीं कर रहा, मैं एएस की बात कर रहा हूँ। एएस में इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल है के नहीं अनुराग, मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया हाँ, सर। ले सकते हो। अनुराग पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव में, आईएएस में, यूपीएससी में? हाँ ले सकते हैं ना सर। मैं वही कह रहा हूँ कि उसका कोर्स अपने कोर्स से बहुत ज्यादा मैच नहीं करता। अगर ऑप्शनल का कोर्स है वो अपने कोर्स से, ग्रेजुएशन कोर्स से मैच नहीं करता, तो वो बिना कोचिंग के हो जाएगा यार, मतलब। वो अब हो सकता है चेंज भी आ गए कोर्स वगैरह, मैं उसका ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि ये काफी टाइम हो गया, तो आप उसको तो खुद ही देख लो भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट अनुपम, ये चीज तो आपको खुद को सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और अब ये शिवम जी से पूछ ले, ये नए हैं, उधर के शर्मा जी से पूछ ले। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक नए हैं गजेंद्र यादव जी, आपका कोई क्वेश्चन है? गजेंद्र यादव, गजेंद्र यादव।
और मैं आप लोगों को बता देता आप पूछो हूँ, भैया। कल सर हमने जो प्लानिंग रखी है, कल भी 1 से 2 बजे तक गौरव सिंघल जी हैं जो RAS ऑफिसर हैं और रिसेंटली 2011 में पास आउट हुए हैं, तो कल भी सेम वेबिनार रखा हुआ है, सेम डिस्कशन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू आपका कोई क्वेश्चन? मीनू आपका कोई क्वेश्चन? हाँ सर मेरा वो क्वेश्चन आप सही से समझ नहीं पाए। मैं ये बोल रहा था, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी एक साथ करूं, मेरी सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन लेके, तो क्या ऐसा कर सकते हैं 3 इयर्स में अच्छे से? आवाज क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हो, दोबारा रिपीट करो। सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल सर्विसेज को, और सिविल सर्विसेज में अगर सिविल इंजीनियरिंग लेके आगे जाया जाए तो 3 साल के अंदर दोनों में क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव रहेगा? सर सुन लिया आपने क्वेश्चन? वो ले सकते हो आप, कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, जो आपको सूट करता है वो सब्जेक्ट ले सकते हो। अच्छा एक चीज और बताओ शिवम जी इनको। जी सर। अगर किसी के ज्यादा मतलब कुछ करने की इच्छा हो तो यूपीएससी वगैरह में सिलेक्शन हो जाए, ईएएस में या सीएस में, तो भी अगर ज्यादा है तो मैं चाहता हूँ 40-45 साल की उम्र में राजनीति में आ जाए तो और भी जनता का ज्यादा भला कर सकता है। हाँ सर। अगर मान लो आपका आईएएस आईपीएस में हो गया और फिर या ईएस में हो गया और आपको लगता है भाई आप जनता के लिए और ज्यादा भला कर सकते हो, आपने एक बार साबित तो कर दिया, आप में क्षमता है। सही बात है। 40-45 साल की उम्र में अगर आप राजनीति में आओगे तो वहां जाकर के और भी ज्यादा भला कर सकते हो। बिल्कुल सर, डेफिनेटली जो तो आपकी ये और भी आगे का ऑप्शन भी रखा करो, ज्यादा थोड़ा महत्वाकांक्षी होना ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। पुष्पेंद्र गोयल कोई क्वेश्चन? रोहित कुमार, हाँ यशराज बोलो, सर से बोलो, आपका माइक ऑन करो यशराज। सर आपकी फोन नंबर या मेल आईडी मिल सकती है क्या? हाँ सर का फोन नंबर मैं बोल देता हूँ, सर का फोन नंबर मैं बोल देता हूँ, सर ने पहले भी रिपीट किया है, नोट डाउन कर लो। 9460928737। ओके सर। ओके नेक्स्ट सत्यम कुमार आपका कोई क्वेश्चन बेटा? सत्यम कुमार, नेक्स्ट विजय कुमार आपका कोई क्वेश्चन? ओके सत्यम, थैंक यू। विजय कुमार, विजेंद्र प्रसाद दिगवाल, विजेंद्र आपका कोई क्वेश्चन? ओपन, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज अपन इस मीटिंग को यहीं फिनिश करते हैं। कभी किसी का कोई क्वेश्चन? वंस अगेन सर एक बार हिस्ट्री का बता दो सर, कि हिस्ट्री में ना स्पेक्ट्रम जो है तो थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें डिटेल है, और जो बिपिन चंद्रा उसमें इतना समझ नहीं आता, तो हिस्ट्री का थोड़ा बता दो कि हिस्ट्री से प्रिपेयर कहाँ से करें। हिस्ट्री का एक तो यार खाका खींच लो, क्योंकि क्रम वाइज है हिस्ट्री तो, मतलब प्राचीन काल में सिकंदर, फिर अशोक महान, फिर ऐसे तो थोड़ा थोड़ा सन, ये समय रहा, ये सन याद कर लो। तो सर बिपिन चंद्रा से हो जाएगा ना ये? तो बेटा आपका वीडियो ऑफ करो बेटा, अभी सर लैब हो चुके, तो अभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि आपको पैरेलल आप रख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपको मैनेजमेंट रखना है। अभी कल जी सर, किशन साय जी, सर आपका माइक ऑफ है। किशन जी सर, हिस्ट्री में तो बहुत मतलब पहले थोड़ा सा उसका खाका खींच लो भाई, कब से, मतलब थोड़ा सन याद कर लो, फिर सन याद करने से भाई थोड़ा इस राजा का इससे इस समय तक टाइम रहा, उसका इससे यस सर। फिर क्या उससे जैसे अपन को टाइम का पता लग जाएगा, फिर उनकी और चीजें याद रख लो, इसने क्या क्या काम किए। तो एक तो अपन को सीरियलिटी पता होनी चाहिए भाई, इसके बाद जैसे पहले साहब गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी, फिर मुगल वंश, फिर अंग्रेज। तो अगर अपन उनकी सीरियलिटी याद रह जाती है
तो फिर अपन को और फिर उनके बारे में दूसरी नई नई चीजें भी अपन को याद रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या सीरियलिटी से है हिस्ट्री। अरे सर कल इनको रिसेंटली जो आपने तो अभी 89 में पास आउट हुए हो, तो आप तब का एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैं इनको कल रिसेंटली 2011 के पास आउट कैंडिडेट हैं गौरव सिंघल जी, उन्होंने अभी RAS क्वालिफाइड किया और अभी वो धौलपुर में पोस्टेड है, तो उनसे इनका कल मैं इंटरेक्शन करवा रहा हूँ सर। तो वो भी इनको एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू कैन ज्वाइन टुमारो सेम टाइम 1 to 2 PM, 2:15 PM. Then you can rejoin tomorrow also. Our guest Gaurav Singhal, RAS officer, he got his BTech in the year of 2011. Then you can take some recent experience from the Gaurav Singhal ji. Thank you so much. मैं अभी इसको यहीं एंड करता हूँ। Thank you so much.